नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हम लोग प्रैक्टिकल एफएक्यू अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीएआई डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 86 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। 503 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैं हूं सीएस केके अग्रवाल taxbykk.com की तरफ से और हमारे पास जीएसटी की क्लासेस भी है बहुत अच्छी, जिसको आप खरीद भी सकते हैं। आपके ये इस वीडियो का जो क्वेश्चन हम लोग पूरा डिस्कस करने के बाद उसके बारे में डिटेल बताएंगे। हम लोग क्वेश्चन 86 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमने एक प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब में डाला हुआ है। वुड जीएसटी बी लेविएबल ऑन सप्लाईज मेड बाय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू इज रेजिडेंट मेंबर्स? तो सबसे पहले बात, क्या म्यूचुअल एसोसिएशन, मैं इससे पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर हमने बताया था दो दोस्त मिलके एक जूस की दुकान खोलते हैं आपस में पैसा इकट्ठा करके। एक ग्राहक आता है, 10 रुपए दे देता है, फिर कोई नहीं आता तो वो एक दूसरे को 10 रुपए देते हैं, एक दूसरे को जूस पिलाते हैं। जूस खत्म हो जाता है लेकिन इनकम वहीं की वहीं है, 10 रुपए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल एसोसिएशन। और ये इनकम फ्रॉम म्यूचुअल एसोसिएशन टैक्सेबल नहीं होती है। एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करना टैक्सेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन काट आउट कर दिया। सबसे पहले तो बिजनेस के डेफिनेशन में डाल दिया कि अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अगर अपने ही मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगी या गुड्स देगी तो उसको हम बिजनेस मानेंगे। तो जब वो बिजनेस हो गया तो सप्लाई का डेफिनेशन भी में भी आ गया, तो इट इज ए सप्लाई। तो सप्लाई बाय आरडब्ल्यूए टू इज रेजिडेंट मेंबर्स इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो लेवाई हो गया। अब लेवाई होने के बाद अब एग्जाम्शन उन्होंने देना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था टैक्सेबल, तो उन्होंने एग्जाम्शन डाल दिया। एग्जाम्शन क्या डाला? आरडब्ल्यूए के लिए। If so, would the exemption of rupees 7,500 per month be applicable for each member or each residential apartment? तो उन्होंने सर्कुलर द्वारा क्लैरिफाई किया कि इट इज फॉर ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो एक सोसाइटी में मेरे पास 2 घर हैं, तो और मैं ही ओनर हूं, तो मुझे 15,000 पर मंथ का एग्जाम्शन मिलेगा। तो सर्विसेज बाय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹7,500 पर मंथ per member for sourcing of goods or services from a third person for the common use of its members in a housing society or residential complex is exempt। और ये नोटिफिकेशन भी है। और इन्होंने यहां पर लिखा हुआ पर मेंबर, तो इसी से कंफ्यूजन आया कि ईच मेंबर है या ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। In general business sense, a person who owns 2 or more residential apartments in a housing society or a residential complex shall normally be a member of the RWA for each residential apartment owned by him separately। तो जितने अपार्टमेंट है उतने मेंबरशिप है। The ceiling of 7,500 per month per member shall be applied separately for each residential apartment owned by him। तो that is the clarification। अब आते हैं, और उन्होंने ये सर्कुलर द्वारा ऑब्वियसली क्लैरिफाई हुआ था और इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन 87 में जो क्वेश्चन है, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अर्न्स इनकम बाय वे ऑफ मीटर जो उठता है, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल है वो है, प्लस वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी लेते हैं, प्लस वो मीटर लगाने का कुछ चार्जेस भी ले लेते हैं, प्लस और भी कुछ अदर चार्जेस भी लेते हैं। तो क्या वो सभी पे जीएसटी लगेगा या फिर सभी चीज एग्जम्प्ट होगी? तो इसमें मैं तुरंत एक बार कंक्लूजन में आता हूं। कंक्लूजन में फिर मैं आपको शुरू से लेकर बताऊंगा। टोरेंट पावर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास किया जहां पर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हुए अलग से एप्लीकेशन फी, मीटर रेंट, टेस्टिंग फी एक्सेट्रा चार्ज किया जा रहा है, तो इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई इज द एक्चुअल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंस principal supply is electricity and which is exempt, therefore entire application fee, meter and testing fee will be exempt। ये कंक्लूजन है। ये टोरेंट पावर लिमिटेड पे ये हाई कोर्ट पे केस क्यों गया? क्योंकि उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया जहां पर ये तो लिख दिया कि इलेक्ट्रिसिटी तो एग्जेम्प्ट होगा,
इलेक्ट्रिसिटी विल बी एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर उसके साथ एप्लीकेशन फी, रेंटल चार्जेस, टेस्टिंग फी, लेबर चार्जेस, चार्जेस फॉर द डुप्लीकेट फी, ये टैक्सेबल होगा। तो इसी सर्कुलर के अगेंस्ट में कहां गए? हाई कोर्ट गए। यह है गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट, कहीं लिखा होगा गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट। अब आप सोचिए, हमने एक, आपको पता ही होगा, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट बट नॉट बाइंडिंग ऑन द टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर सर्कुलर के अगेंस्ट जा सकता है, सो सर्कुलर को क्वैश करवाने के लिए एक रिट फाइल कर दिया गया गुजरात हाई कोर्ट में, तो ऑब्वियसली रिट ही है। अब मैं आपको शुरू से पढ़ देता हूं। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर जब वो लिखते हैं HSN कोड कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग, तो since electricity can be stored and transferred from one place to another place, therefore it is a movable, therefore it becomes goods। ये सेल्स टैक्स में भी था, लेकिन इसको जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया है वो सर्विस कोड में आया हुआ है। तो जीएसटी में इज इलेक्ट्रिसिटी गुड्स और सर्विसेज, इसका जवाब कैसे मिलेगा? तो इसका जवाब इस क्वेश्चन में भी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वेज द सेम मीनिंग एंड मैसेज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज कवर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंडर गुड्स कैटेगरी विद HSN कोड एंड द सप्लाई ऑफ सच इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्टेड वाइट दिस सीरियल नंबर। बताइए, तो अगर गुड्स है तो भी एग्जेम्पशन है। फिर लिखा उन्होंने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी इज एग्जेम्प्ट एट सीरियल नंबर 25 SSC कोड दिया हुआ है। तो ये क्या है? क्या ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, और ये है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और जो टोरेंट पावर है, रिलायंस पावर है और टाटा पावर है, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या मैं ये समझूं दामोदर वैली कॉरपोरेशन या फिर एक भाखरा नंगल डैम है, उसका भी कोई कंपनी होगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दिया। तो वो जो जनरेशन वाले हैं वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वाले इलेक्ट्रिसिटी को एज ए सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। मे बी दे वांट टू कन्वे दिस, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स। Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturist for agricultural use is also exempted with certain conditions by serial number 10A। तो ये भी exempt है। तो ये बेसिकली फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए है, ये भी exempt है। तो ये सीरियल नंबर 11 है हमारी किताब का हिस्सा, और ये आया कब था? 13 ये आया था, तो आया कब था? 26 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन इफेक्टिव डेट अगले दिन था 27 जुलाई 2018। तो जनरली एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ये सबका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। वापस आए, फिर सप्लाई ऑफ सपोर्ट सर्विसेज टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%, और ये इससे रिलेटेड उन्होंने सर्कुलर निकाला, ये वाला, जहां पर लिखा सपोर्ट सर्विसेज को हम टैक्सेबल करेंगे। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया उस सर्कुलर को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 87। अब क्वेश्चन नंबर 88 काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 88, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में है क्या, इसको यहां से पढ़ते हैं। इंडिया के बाहर कोई एग्जीबिशन हो रहा है, तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाह रहे हैं जो इंडिया के बाहर हो रहा है, तो वो एक एजेंसी को हायर करते हैं। एजेंसी इन पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे स्टॉल बुक करता है, और ये एजेंसी भी इंडिया में, पार्टिसिपेंट्स भी इंडिया में। तो इन दोनों के जो रिलेशनशिप हैं वो क्या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन या प्रिंसिपल टू एजेंट ट्रांजैक्शन है? और अगर प्रिंसिपल टू एजेंट ट्रांजैक्शन है तो ये डिस्क्लोज एजेंट है, डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल को डिस्क्लोज कर रहा है, या अनडिस्क्लोज है यानी कि कच्चा एजेंट या पक्का एजेंट। तो ये पूरी कहानी इसी के ऊपर है, ये पूरा आंसर। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं।
an agency participates in an event. Agency participates in an event held outside India and on behalf of participants books stalls in that event. While the billing is made by the agency to participants, whether GST will be charged on stall booking expenses or it is exempt under GST, citing the benefit extended by this notification. आंसर पहले सबसे पहले प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है या नहीं है. तो इसमें सबसे पहली बात, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है, इनवॉइस किस तरह से रेज कर रहे हैं. लेकिन उन सब से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, और मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ. जैसे मेक माई ट्रिप है, वो इंडिगो एयरलाइंस का या किसी भी एयरलाइंस का 100 टिकट पहले से बुक कर लेता, उसके बाद बेचता है. तो जैसे गुड्स है, मैंने पहले गुड्स खरीद लिया, उसके बाद मैं बेच रहा हूं, तो मैंने जिससे खरीदा अब मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म है. अब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ही रिलेशनशिप चल रहा है. उसी तरह से अगर मेक माई ट्रिप ने किसी भी एयरलाइन के 100 सीट्स पहले ही खरीद लिया, अब उसके बाद उसको बेच रहा है, देन इट इज ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप. इसी को मैं अगर यहां एक्सटेंड करूं तो इस एजेंसी ने जहां ये एग्जीबिशन हो रहा है वहां पर 100 स्टॉल ऑलरेडी बुक कर लिया. उस 100 स्टॉल को बुक करने के बाद ये इसको बेच रहा है, तो इट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल. इन दोनों में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का ट्रांजैक्शन हो रहा है. लेकिन अगर इसके पास बुकिंग अमाउंट आता है, उस बुकिंग अमाउंट के बेसिस पे इसके नाम पे स्टॉल बुक करता है और ये इनवॉइस इसको डायरेक्टली इशू करता है और ये कमीशन सिर्फ लेता है, तब ये प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है. जैसे वेयर हाउएवर इट डिड नॉट परचेज एनी सीट्स बट सेल सीट्स एज एंड व्हेन अवेलेबल विदाउट ओनिंग इट, देन इट इज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, जो हमने आपको यहां बताया आपको. इसके बाद है एक और क्वेश्चन आता है, अनदर क्वेश्चन वेदर डिस्क्लोज एजेंट और अनडिस्क्लोज एजेंट, यानी कि ये जो एजेंसी है क्या इसका नाम को डिस्क्लोज करती है या नहीं करती है. अगर करती है तो ये कच्चा एजेंट होगा, सिर्फ इसको रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग लेना होगा अगर इसका कमीशन एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट. लेकिन अगर ये एजेंट तो है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का भी रिलेशनशिप है, लेकिन ये अपने नाम पे बुकिंग लेती है और इसको मानना पड़ता है, तो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है जहां पर ही डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल. तो वहां पर अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है. तो इससे रिलेटेड एक सर्कुलर भी आया था, आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे. ये वाला सर्कुलर है जो हमने अपने किताब में भी लिखा हुआ है. ये बहुत बड़ा सर्कुलर है, ये वाला सर्कुलर बहुत बड़ा सर्कुलर. सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, 4, फिर कंक्लूजन दिया हुआ है, फिर बहुत सारे डेफिनेशन ये तो हमने लिखे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीजें पता लगेंगी. तो अगर मैं इसको पढ़ूं आपके साथ, इन द केस ऑफ सच ए बुकिंग एजेंसी द इंपॉर्टेंट टेस्ट टू बी कैरिड आउट इज टू इवैल्यूएट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. इन दिस कंटेक्स्ट दिस सर्कुलर हैज क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट. और मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, शेड्यूल 1 डिस्क्लोज एजेंट अनडिस्क्लोज एजेंट का कॉन्सेप्ट है. दो द सेट सर्कुलर हैज बीन इश्यूड टू क्लैरिफाई द पोजीशन इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन आप रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑल्सो. द क्रूशियल फैक्टर इज हाउ टू डिटरमाइन वेदर द एजेंट इज वियरिंग द रिप्रेजेंटेटिव हैट. The key ingredient in determining the relationship under the GST would be the invoice, the nature of billing and the nature of the booking. मैंने nature of booking भी बता दिया आपको और nature of billing और invoice का भी discussion कर लिया. If the agent books slots in bulk and sells individual slots to various customers, then the transaction would be on principal to principal basis or otherwise. प्योर एजेंट, तो ऑब्वियसली ये प्योर एजेंट का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें प्योर एजेंट नहीं लगेगा. तो इन्होंने एकदम साफ साफ लिख दिया है. रूल 33, इन द इंस्टेंट केस द एजेंट इज बिलिंग फॉर द स्टॉल बुकिंग एक्सपेंस टू द पार्टिसिपेंट एंड दिस अपीयर्स टू बी ए प्रिंसिपल एक्टिविटी. Besides the above, the transaction not in the nature of mere reimbursement, hence the provisions of pure agent would not be applicable. दूसरा, नेचर ऑफ सप्लाई क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? बिल्कुल नहीं. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए रिसिपिएंट को आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन ये रिसिपिएंट क्या है? इन इंडिया. ये दोनों इन इंडिया, तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट नहीं है. प्लस
हाँ, फॉरेन करेंसी में भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रैक्टिकल कोई सिचुएशन आती है यहाँ पर, तो आपको ये बहुत मतलब सिर्फ इसी क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किया उससे नहीं होगा। पूरा सर्कुलर प्लस लॉ प्लस पूरे फैक्ट्स को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वेदर अंडर सेक्शन 22 और 24। तो मतलब ये आसान नहीं होगा ये पता लगाना। इसीलिए उन्होंने एक सर्कुलर भी निकाला ये वाला, इसको बहुत डिटेल में है, पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। सो थैंक यू सो मच। लेकिन हम लोग अपनी एक बार आपकी वेबसाइट दिखलाना चाहेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें अगर आप क्लासेस में जाते हैं, बुक्स भी है, ई बुक्स भी है, एक टैक्स एक्सेल भी है, कंसल्टेंसी भी है और बहुत सारे फ्री मटेरियल भी हैं। और ये जो बुकलेट देख रहे हैं आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर जाके। और तो मैं क्लासेस में गया, यहाँ जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि हम लोग जो जीएसटी करवा रहे हैं वो काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी डिटेल में। और एक एक लाइन पढ़ के जिस तरह से अभी हमने पीडीएफ में पढ़ा उस तरह से है। प्लस इसके प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ, ये जो जीएसटी वॉल्यूम 195 आवर्स का है, इसमें डेमो क्लासेस के लिंक है। और जो 31 चैप्टर्स हम लोग करेंगे, सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद जीएसटी वॉल्यूम 2 70 आवर्स का, इसमें भी सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे जॉब वर्क है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स है, रिफंड्स है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, इसके बहुत सारे आपको डेमो लिंक भी मिलेंगे। हमने इसकी एमसीक्यू भी बनाई हुई है। तो और जो वॉल्यूम 1 में है, लेवाई क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, आईटीसी का चैप्टर, ई वे बिल का चैप्टर, कंपोजिशन का चैप्टर, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे प्राइसिंग का 2 मंथ लेते हैं जीएसटी वॉल्यूम 1 का तो 1750 है। प्लस अगर आप पेन ड्राइव लेते हैं तो 500 एक्स्ट्रा है, हार्ड कॉपी लेते हैं तो 350 एक्स्ट्रा है। हार्ड कॉपी अगर अलग से लेंगे तो 600 रुपीज़ का। तो ये वीडियो क्लासेस के साथ रेट थोड़ा कम है, 150 रुपीज़, 250 रुपीज़ कम है। फिर इसका वॉल्यूम 2 का कस्टम क्लासेस लेते हैं तो एक्स्ट्रा है, और कस्टम्स बुक लेते हैं तो एक्स्ट्रा है। तो अगर आप टोटल देखेंगे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और कस्टम सबको मिला दूंगा तो 200 प्लस आवर्स है, 200 प्लस आवर्स। और अगर वॉल्यूम 2 लेते हैं तो 2200, दोनों लेते हैं तो 3200 है, प्लस एक्स्ट्रा है। तो आप ये क्लासेस हमारी जरूर से लीजिए। और वॉल्यूम 1 का सिर्फ 1750 ज़्यादा नहीं है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। आपको नहीं अच्छा लगे ऐसा हो नहीं सकता है। आपको बाकी जितने भी आपने क्लासेस लिए हैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप जरूर से ट्राई कीजिए। प्लस टैक्स एक्सेल में अगर मैं आता हूं तो रूल 42, 43 का एक्सेल शीट है, जीएसटी 2A का मैचिंग है। इतना आसान सा टूल है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, मैच हो जाता है। और फ्री में बहुत कुछ है, आप इसको एक्सप्लोर करते रहिए, इतना कुछ फ्री में है। कस्टम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की पूरी बुक फ्री में है। एनुअल रिटर्न 1920 का बनाना है, इसका पूरा फॉर्म अपडेटेड है, फ्री में है। अगर आप कुछ पेमेंट करना चाहें देन मोस्ट वेलकम। और ये देखिए, ये जो हम लोग पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें लिखते रहिए। और टेलीग्राम का चैनल हमने बनाया हुआ आप सभी लोगों के लिए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, डू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल।